यस, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के वीडियोस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस में आपका फिर से स्वागत है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं यूपीएससी जीपीएससी बैच के लिए, तो आप बेसिकली एनरोल कर सकते हैं। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के अंदर, तो भैया इंडियन पोस्ट ने 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए हैं। 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडियन पोस्ट ने लॉन्च कर दिए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हनी मिशन, नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनी मिशन के ऊपर बहुत फोकस है। देश के अंदर शहद का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, उसके ऊपर बहुत फोकस है, तो हनी मिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इको फिशिंग पोर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ ऐसे पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हों और जहां पर मछलियों को पकड़ना यानी कि फिशरीज भी जो है वो आसानी से हो सके, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर 2 भारत के पीस मेकर्स को या पीस कीपर्स को अवार्ड दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। 2 भारत के पीस कीपर्स को अवार्ड दिया गया है, उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है, मर चुके हैं वो लोग लेकिन उसके बाद भी उनको अवार्ड दिया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मैडिन जूलियन ऑसिलेशन एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया जा चुका है। मेड इन इंडिया एक इनिशिएटिव है। हम लोग भी अब अपनी एयरफोर्स के अंदर नए नए फाइटर जेट्स नई नई कैपेबिलिटीज के साथ बना रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग आगे जाकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस के एक इनिशिएटिव से। तो भैया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यानी कि भारत की डाक सेवा ने 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है। ये 2 नए प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? पहला है नो योर डिजिपिन, और दूसरा है नो योर पिन कोड। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हैं, नो योर डिजिपिन एंड नो योर पिन कोड। ये डिजिपिन, नो योर डिजिपिन क्या है, नो योर पिन कोड क्या है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये नो योर डिजिपिन ये जो स्टार्ट किया गया है नया पोर्टल, ये क्यों किया गया है, इससे क्या फायदा होगा, किसने स्टार्ट किया है, उसके बारे में अपन लोग जानते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके मिनिस्टर इस समय अश्विनी वैष्णव जी हैं। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने नो योर डिजिपिन पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया है। क्या काम है नो योर डिजिपिन पोर्टल का? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है, वो ये है कि डिजिटल एड्रेस प्रिसीजन होना चाहिए जियो कोडेड ग्रिड्स को यूज करके। जियो कोडेड ग्रिड्स को यूज करके क्या होना चाहिए? डिजिटल एड्रेस प्रिसीजन होना चाहिए। मैं आपको सिंपल से एक भाषा में समझाता हूं, सिंपल भाषा में इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। कोई भी लोकेशन को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी लोकेशन को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस पोर्टल के अंदर बेसिकली जब आप किसी लोकेशन को डालेंगे तो उसके करेक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको मिल जाएंगे। तो होगा क्या, होगा ये कि वो करेक्ट लोकेशन पर सामान पहुंचेगा। प्रिसीजन यानी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए नो योर डिजिटल पोर्टल, डिजिपिन पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया गया है। इससे क्या होगा? लास्ट माइल सर्विस, डिलीवरी सर्विस जो है वो बढ़ेगी। लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस, इसका क्या मतलब होता है? लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस का ये मतलब होता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में एक्यूरेटली सामान को भेजा जा सकेगा इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए। बनाया किसने है ये पोर्टल? ये पोर्टल बनाया है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ आईआईटी हैदराबाद, एनआरएससी एंड इसरो। ठीक है, जनरली आप पाएंगे यूपीएससी के अंदर भी और जीपीएससी के अंदर भी जनरली आप ये पाएंगे कि एग्जामिनेशन में इस तरीके के पोर्टल से जुड़े हुए सवाल पूछ लिए जाते हैं। पोर्टल का नाम दिया होगा, 2-3-4 ऑप्शंस दिए होंगे और वो पूछेगा भैया बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा फैक्चुअल सा डेटा आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, नो योर डिजिपिन। नो योर डिजिपिन के और क्या क्या फीचर्स है मैं आपको बता देता हूं। नो योर डिजिपिन के ये फीचर्स हैं, हर डिजिपिन जो है वो एक प्रिसाइजली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से कनेक्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एड्रेस को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के इस्तेमाल करते हुए एक्यूरेटली सामान पहुंचाया जाएगा। ये एक एड्रेस एज अ सर्विस है, AaaS, एड्रेस एज अ सर्विस।
ये सर्विसेज का इस्तेमाल सरकार तो करेगी ही करेगी, इसके साथ साथ प्राइवेट फर्म्स भी करेंगी इस सर्विसेज का इस्तेमाल, जिससे कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? लॉजिस्टिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर सामान को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है एक्यूरेटली, है ना। तो प्राइवेट फर्म्स भी सर्विस का इस्तेमाल कर सकती हैं, सरकार तो करेगी ही करेगी क्योंकि सरकार ने ही डेवलप किया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली एक चीज और है कि टेक्निकल डेटा एंड द सोर्स कोड आर होस्टेड ऑन गिटहब। गिटहब जो है उसके ऊपर सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन वहां पर होस्ट की जाएंगी, ठीक है। जीआईएस से इसको इंटीग्रेट किया जाएगा और it will facilitate digital inclusion of rural and remote areas by offering uniform address identifiers, यानी कि अब गांव के एरियाज भी, जो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, गांव के एरियाज में भी सामान और लोग अच्छी तरीके से पहुंचाए जा सकते हैं, सामानों को अच्छी तरीके से डिलीवर किया जा सकता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हुए, इस पर्टिकुलर फीचर का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि डिजी पिन के ये सारे मैंने आपको क्या बताए, फीचर्स बताए। एग्जामिनेशंस में फीचर्स पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बेसिकली दूसरे पोर्टल के बारे में जानते हैं, और दूसरा पोर्टल जो था वो था पिन कोड पोर्टल, ठीक है। पिन कोड पोर्टल क्या है? तो भैया पिन कोड पोर्टल सबसे पहले स्टैब्लिश किसने किया? अगेन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है, मैंने अभी आपको बताया था, उसने ये वाला पोर्टल स्टैब्लिश किया है, पिन कोड पोर्टल। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन उद्देश्य जो वो ये है कि हर पोर्टल की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को, हर पिन कोड की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस समय जिस पिन कोड में खड़ा हूं वो पिन कोड है 390020, तो 390020 ये जो पिन कोड है, इस पिन कोड के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है, अगर ये पता चल जाएगा तो आसान हो जाएगा पिन कोड के हिसाब से चीजों को डिलीवर करने में, ठीक है। तो पिन कोड पोर्टल का बेसिकली यही यूज है, यही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर लगभग 1.5 लाख पिन कोड्स हैं, उसकी डिजिटली बाउंड्रीज जो है वो मैप की जाएंगी इस पिन कोड पोर्टल के अंदर, और इसमें पब्लिक का फीडबैक भी लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस पिन कोड पोर्टल के अंदर कुछ चीज गलत पड़ी है और आपको लगता है कि ये वाले पिन कोड के अंदर तो ये वाला एरिया आता ही नहीं है, तो आप अपना फीडबैक भी वहां पे दे सकते हैं। और होगा क्या? होगा ये कि गवर्नमेंट उस फीडबैक को मैच करेगी, और मैच करने के बाद अगर सच में जरूरत पड़ी करेक्शन की तो करेक्शन भी करेगी, यानी कि लोग अपने फीडबैक भी दे सकते हैं कि भैया ये पिन कोड जो आपने डाला है ये सही एरिया रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है या कर रहा है, जो भी है फीडबैक आप अपने दे सकते हैं। और इससे होगा क्या? इससे होगा डिलीवरी सर्विसेज में बहुत सपोर्ट आएगा, डिलीवरी सर्विसेज यानी कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, सही चीज सही जगह पर पहुंच पाएगी, ठीक है। तो ये थे बेसिकली दो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने स्टार्ट किए हैं, एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं। नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर के अंदर नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं यूपीएससी जीपीएससी के। आप लोग नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहां पर फोन करके नए बैचेस के बारे में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर पीडीएफ को चाहिए, अगर आपको ये पर्टिकुलर करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग वहां पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली बेसिस पर वीडियोस और पीडीएफ और इसके साथ साथ इस टॉपिक के ऊपर एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह ये सारी चीजें जो है वहां पर आपको मिलेगी, तो वो आप सब कर सकते हैं। नए टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं और नया टॉपिक जो है वो है हनी मिशन। हनी मिशन, नरेंद्र मोदी जी ने अभी हनी मिशन के बारे में एक बात करी है। क्या होता है हनी मिशन, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, क्यों हिंदुस्तान की सरकार का फोकस देश के अंदर हनी प्रोडक्शन यानी कि शहद के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ये सारी बातें हम लोग अभी इस करंट अफेयर के अंदर करेंगे। हनी मिशन तो रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया कि इंडिया के अंदर हनी, शहद का प्रोडक्शन लगभग 60% तक बढ़ चुका है, 60% तक बढ़ चुका है। और अगेन केंद्र सरकार के प्रयासों से ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है। केंद्र सरकार बहुत सालों से प्रयास कर रही है कि हनी का प्रोडक्शन बढ़े, किसान की आय बढ़े, किसान जो है वो एक सही ठीक ठाक स्टेज में पहुंच सके। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हनी मिशन की सक्सेस के बारे में बात करी और बोला 60% जो है
हनी का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर बढ़ चुका है। कब लॉन्च हुआ था हनी मिशन? 2017 में। किसने लॉन्च किया था? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर एक कमीशन आती है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इस कमीशन ने बेसिकली हनी मिशन को लॉन्च किया था 2017 में। मुख्य उद्देश्य क्या था हनी मिशन को लॉन्च करने का? पहला मुख्य उद्देश्य यही होगा कि हनी का प्रोडक्शन बढ़ाना। पर हनी का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? हनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा promote the sustainable beekeeping, ensure pollination and enhance income of the farmers and rural entrepreneurship। यानी कि बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खियों को सस्टेनेबल तरीके से रखना, इसके साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाना, जिससे क्या होगा? जिससे फार्मर्स, जिससे हनी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हनी ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और गांव के अंदर बेसिकली एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो प्रमोट होगी, गांव के अंदर बिजनेस प्रमोट होगा। क्योंकि गांव के अंदर अगर शहद बढ़ेगा तो वो शहद बेचा जाएगा बाहर के एरियाज में, और बाहर के एरियाज में बेचा जाएगा तो गांव के फार्मर्स को पैसा मिलेगा। तो ये था मुख्य बेसिकली जो हाइलाइट्स बोल सकते हैं आप हनी मिशन के मुख्य ऑब्जेक्टिव। कुछ इसके की फीचर्स भी हम पढ़ते हैं। क्या हुआ है हनी मिशन को लॉन्च करने से? क्या हुआ है बेसिकली हनी मिशन को लॉन्च करने से? लगभग 50,000 से ज्यादा बी कीपर्स जो है उनको ट्रेन किया गया है पुणे के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा। बी कीपर्स यानी कि मधुमक्खी को जो पाल के रखते हैं वो उन लोगों को बोला जाता है बी कीपर्स। और 50,000 से ज्यादा उन लोगों को बेसिकली ट्रेन किया गया है। 50,000 से ज्यादा बी कीपर्स को ट्रेन किया गया है। क्यों किया गया है ट्रेन? जिससे वो अच्छी तरीके से सस्टेनेबल तरीके से शहद निकाल पाए, और शहद निकालेंगे तो उससे क्या होगा? उससे अगेन उनकी इनकम बढ़ेगी। बी कीपर्स ने लगभग 325 करोड़ रुपया कमाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। 325 करोड़ रुपया कमाया है 20,000 मीट्रिक टन हनी प्रोड्यूस करके, जिसमें से हम लोगों ने 25 करोड़ रुपए का तो हनी एक्सपोर्ट कर दिया 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में। आप देख सकते हैं क्यों सरकार का बहुत बड़ा फोकस हनी मिशन के ऊपर है, शहद के ऊपर है। क्योंकि शहद ज्यादा प्रोड्यूस होगा, फार्मर की आय बढ़ेगी, और फार्मर अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 25 करोड़ रुपए का शहद एक्सपोर्ट किया गया 2024-25 में हिंदुस्तान से। 20,000 मीट्रिक टन हनी प्रोड्यूस हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। इससे होता क्या है? हनी मिशन से होगा क्या? प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोसेसिंग प्लांट बढ़ेंगे, मार्केटिंग और डिजिटल सपोर्ट जो है वो फार्मर्स को मिलेगा। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोडक्शन बढ़ाना, मार्केटिंग करना हनी की, प्रोडक्शन करना हनी का, सेल्स करना, ज्यादा से ज्यादा हनी जो है वो बिके। और इसके अंदर यूथ जो है, ट्राइबल फार्मर्स जो है, वुमेन जो है, उन लोगों को प्रमोशन मिल रहा है। अब गांव के लड़के जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आदिवासी फार्मर्स और महिलाएं भी पैसा कमा रही हैं। तो पूरे गांव की इकोनॉमी जो है वो चेंज हो रही है, गांव की इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया, और कुछ पॉइंट्स बेसिकली मैं आपको और बता देता हूं कि हनी प्रोडक्शन का राइज कितना हुआ है? 75,000 मीट्रिक टन से लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन बढ़ गया है लास्ट 11 सालों में। 60% की ग्रोथ आई है, 60% की ग्रोथ आई है। ठीक है, और इंडिया जो है अब वो वन ऑफ द टॉप हनी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बन चुका है पूरे विश्व के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया 25 करोड़ रुपए का तो हनी हम लोगों ने एक्सपोर्ट ही कर दिया पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये थी हनी मिशन से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि टॉप हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश। यहां पर हनी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। और इंडिया जो है वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज में आ चुका है जो हनी को एक्सपोर्ट करती हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, रटने की जरूरत नहीं है। 2-3-4 बार पढ़ोगे अपने आप सब चीजें ध्यान में आ जाएंगी। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में क्यों रखने हैं? क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर सवाल इन्हीं से पूछा जाता है। वो आपको हनी मिशन के ऊपर दे देगा, 2-3 स्टेटमेंट लिख देगा और आपको बोला जाएगा बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ट्राइबल हनी के बारे में एक बात करेंगे। ये सोना हनी, ये छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, ये बेसिकली बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। ये इसको एक्सपोर्ट भी काफी अच्छी तरह किया जा रहा है। हनी का नाम है सोना हनी। ठीक है, सोन हनी। तो बेसिकली ये हनी मिशन से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगेन मैं फिर से बता देता हूं,
अगर आप लोगों को नए बैचेस ज्वाइन करने हैं यूपीएससी जीपीएससी के, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अहमदाबाद गांधीनगर के अंदर नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2 जून और 4 जून से, और वडोदरा के अंदर भी नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप फोन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नए टॉपिक पर अब हम लोग आते हैं, इको फिशिंग पोर्ट्स पर। बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ इसकी वहां पर मिल जाएगी। पीडीएफ के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। इको फिशिंग पोर्ट्स, इको फिशिंग पोर्ट्स क्या होता है भैया, पहले इसको समझ लो। क्यों इको फिशिंग पोर्ट्स जो है वो न्यूज में है, क्या है इको फिशिंग पोर्ट्स, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इको फिशिंग पोर्ट्स ये होता है भाई कि जब मछलियां पकड़ने के लिए जो पोर्ट्स बनाए जाते हैं, तो उन पोर्ट्स में बेसिकली एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए वो पोर्ट्स बनाए जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल रखते हुए वो पोर्ट्स बनाए जाते हैं। ऐसे पोर्ट्स को बोला जाता है इको फिशिंग पोर्ट्स। ऐसे पोर्ट्स को क्या बोला जाता है, इको फिशिंग पोर्ट्स। यानी कि वो पोर्ट्स जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए बनाए जाते हैं, वो पोर्ट्स बोले जाते हैं इको फिशिंग पोर्ट्स। ठीक है, क्या है कंटेक्स्ट, क्यों ये न्यूज में है? तो भैया हमारे देश के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, उसने एक टेक्निकल मीटिंग करी और बोला कि भैया अब इको फिशिंग पोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, इको फिशिंग पोर्ट्स को, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। इंक्लूसिव फिशिंग हार्बर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारा जरूरी है इंडिया की ब्लू इकोनॉमी के लिए। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, मैं भी आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। बेसिकली ब्लू इकोनॉमी समझो क्या होता है, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था वो किसके लिए हुआ था, दूध के लिए हुआ था। तो ब्लू वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, ब्लू वर्ड ओशियन से जुड़ा हुआ है। ओशियन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना, उनको हार्नेस करना और उनसे इकोनॉमी चलाना, बेसिकली इसको ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा इसके बारे में। कंटेक्स्ट क्या है इको फिशिंग पोर्ट्स का, कंटेक्स्ट इको फिशिंग पोर्ट्स का ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने अभी एक टेक्निकल मीटिंग करी इको फिशिंग पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। न्यू दिल्ली में ये हुई, जिससे हिंदुस्तान के अंदर इको फिशिंग पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। अभी आज की तारीख में मेजरली जो पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, वो उनमें होता क्या है, वो बेसिकली एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं बने हुए हैं। अभी आज की तारीख में जो पोर्ट्स बने हुए हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं बने हुए हैं। तो अब बहुत जरूरी है कि ऐसे पोर्ट्स बनाए जाएं जिनमें बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल रखा गया हो, एनवायरनमेंट का ख्याल रखा गया हो। ठीक है, तो इन्हीं तरीके के पोर्ट्स को बोलते हैं इको फिशिंग पोर्ट्स। इको फिशिंग पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर जो आता है। ठीक है, एक मिनिस्ट्री इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज आता है। उसका मेन मुख्य उद्देश्य है क्या, इको फिशिंग पोर्ट्स को लॉन्च करना। और ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका हूं क्यों इको फिशिंग पोर्ट्स को लॉन्च किया गया है या बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकली वायबल फिशिंग पोर्ट्स बनाना, जिससे कम से कम, मिनिमम कम से कम एनवायरनमेंट का डैमेज हो, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स आए, एनवायरनमेंट का डैमेज कम से कम हो। ऐसे पोर्ट्स बनाए जाएं जो कि समुद्र के रिसोर्सेज को, समुद्र के रिसोर्सेज मतलब मछली हो गया या और बहुत सारे रिसोर्सेज समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, समुद्र के रिसोर्सेज को पकड़ना, यूज करना, उनको बेचना, एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए, एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए। यह मुख्य उद्देश्य है इको फिशिंग पोर्ट्स का। आगे बढ़ते हैं। तो इको फिशिंग पोर्ट्स के बेसिकली मुख्य आप बोल सकते हैं कि कैसे इसको किया जा रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज किया जा रहा है, सेंसर नेटवर्क्स को यूज किया जा रहा है, ये सारी चीजें यूज की जा रही है इको फिशिंग पोर्ट्स बनाने के लिए। आपको थोड़ा बहुत इसमें याद रखना होगा। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा। लोकल गवर्नेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, अगर कम्युनिटी, अगर लोग ही जो हैं वो सरकार के इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार का इनिशिएटिव किसी काम का नहीं रहेगा। महिलाओं का पार्टिसिपेशन, महिलाओं का एम्पावरमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इसको एक सक्सेस बनाने के लिए। इको फिशिंग पोर्ट्स के साथ साथ मैं आपको एक और चीज अभी बताता हूं, वो है ब्लू पोर्ट्स इनिशिएटिव। ये ब्लू पोर्ट्स इनिशिएटिव क्या है, मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर ब्लू इकोनॉमी जो है, सरकार का बहुत फोकस है ब्लू इकोनॉमी के ऊपर। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, ओशियंस के अंदर जो भी सामान पाया जाता है वो सामान जो है वो बेसिकली उसका यूज करना, उसका इस्तेमाल करना, उसको बेचना, उसको निकालना, ये सारी चीजें ब्लू इकोनॉमी के अंदर आती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ब्लू पोर्ट्स इनिशिएटिव के बारे में।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है अलॉन्ग विद एफएओ। एफएओ इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर ये ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव आता है। मत्स्य यानी मछली, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर ये एक इनिशिएटिव है ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव। एग्जाम में अगेन सवाल आ सकता है कि ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव क्या है। वन लाइनर क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगेन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मॉडल फिशिंग हार्बर्स जो ब्लू इकोनॉमी के प्रिंसिपल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ सके। यानी कि सिंपल भाषा में वही मतलब है इसका, बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं। ये टफ लैंग्वेज लिखी है, बहुत सिंपल भाषा में मतलब क्या है कि ऐसे पोर्ट्स बनाए जाएं, ऐसे हार्बर्स बनाए जाएं जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल रखा जाए और ब्लू इकोनॉमी को वो प्रमोट करें, यानी कि ओशन के रिसोर्सेज को निकालें वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल रखते हुए। यही है ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव। तो एग्जामिनेशन में कई बार वो आपसे ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव क्या होता है या इको फिशिंग पोर्ट्स क्या हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कब कौन सी योजना के अंदर आता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो यही सब बातें इको फिशिंग पोर्ट्स के बारे में करी गई हैं बार बार, कि एफओ वगैरह सब चीजें करी गई हैं। और अब हम लोग एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं करंट अफेयर्स का, और वो नया टॉपिक है यूएन पीस कीपिंग मिशन से जुड़ा हुआ। यूएन पीस कीपिंग मिशन, भारत के दो लोगों को, दो इंडियन पीस कीपर्स को अवार्ड दिया गया है डैग हमार स्कॉल्ड मेडल। ये अवार्ड का नाम है डैग हमार स्कॉल्ड मेडल। ये एक मेडल दिया गया है भारत के दो इंडियन पीस मेकर्स को, मरने के बाद, मरणोपरांत ये मर चुके हैं लेकिन इनको अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले हम लोग यूएन के पीस कीपिंग मिशन के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये पीस कीपिंग मिशन होता क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूएन के पीस कीपिंग मिशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों को जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया एंड यूएन पीस कीपर्स। तो और उसके भी पहले मैं आप लोगों को यूएन के पीस कीपिंग मिशन के बारे में जो है वो थोड़ा सा बताता हूं। तो यूएन पीस कीपर्स 1948 में पहली बार ये हुआ कि भाई पहला मिशन लॉन्च हुआ मिडिल ईस्ट में। देखो मैं आपको एक सिंपल सा थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को एक चीज पता होगी कि यूनाइटेड नेशंस का काम है पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस एस्टैब्लिश करना। दो देशों में कन्फ्लिक्ट कम से कम हो, दो देशों के अंदर या आपस में जो देश हैं उनके अंदर लड़ाइयां झगड़े कम से कम हो, ये यूनाइटेड नेशंस का मेन काम है। और इस काम को करने के लिए यूनाइटेड नेशंस अपनी मेंबर कंट्रीज, जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज से यूनाइटेड नेशंस बोलता है कि आप लोग हमें कुछ अपने सैनिक दीजिए, और उन सैनिकों को बोला जाता है यूएन पीस कीपर्स। क्या बोला जाता है उनको? यूएन पीस कीपर्स। 1948 में पहला ऐसा मिशन स्टार्ट हुआ था मिडिल ईस्ट के अंदर, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट किया था डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस अंडर द यूएन सेक्रेटरीट, ठीक है। आज की तारीख में सभी देशों ने जो यूएन पीस कीपर्स कंट्रीब्यूट किए हैं उनकी संख्या लगभग 68,000 से ज्यादा है, ठीक है। लगभग 125 कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किए हुए हैं और यूएन के 11 मिशंस में, 11 एक्टिव मिशंस के अंदर बेसिकली ये पीस कीपर्स जो हैं वो बेसिकली हैं। यूएन क्या करता है, कई बार जैसे आप लोगों को पता होगा मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, सीरिया में, लेबनान में, अभी रशिया यूक्रेन में भी वॉर हुआ, ये सब चीजें चलती रहती है। तो वहां पर यूएन का काम है कि वहां पर शांति स्टैब्लिश करना। यूएन अपने पीस कीपर्स को वहां पर भेजता है। अब ये पीस कीपर्स कहां से आएंगे? यूएन की मेंबर कंट्रीज ही जो हैं अपने अपने कुछ लोग जो हैं यूएन को देती हैं कि भाई आप इनको एज अ पीस कीपर्स की तरह यूज कीजिए। 68,000 पीस कीपर्स इस समय यूएन के पास हैं, जिनमें से इंडिया ने बहुत ज्यादा पीस कीपर्स को प्रमोट किया हुआ है, बहुत ज्यादा पीस कीपर्स को जो है वो कंट्रीब्यूट किया हुआ है। लगभग मैं आपको बता दूं कितने पीस कीपर्स, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पीस कीपर्स। लगभग 5,000 से ज्यादा पीस कीपर्स इंडिया ने यूएन को दिए हुए हैं, यानी एक तरीके से अपने सैनिक दिए हुए हैं। कहां कहां पर इस समय ये तैनात हैं? अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात हैं। अब बात आती है कि किनको कौन सा अवार्ड मिला, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को पीस कीपर्स के बारे में समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट की क्या है पीस कीपर का कॉन्सेप्ट। तो भैया हमारे देश के दो जाबाज लोग, ब्रिगेडियर जनरल अमित झा और हवलदार संजय सिंह, ये मर गए थे यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर।
और इनको मरने के बाद अवार्ड दिया गया है, पोस्टुमसली, मतलब मरने के बाद अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? डैग हमरस्कोल्ड मेडल ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। इंटरनेशनल डे यूएन पीस कीपर्स जो होता है बेसिकली उस दिन इनको अवार्ड दिया गया है, डैग हमरस्कोल्ड मेडल, ये अवार्ड इन लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ये जो दो लोग थे बेसिकली, अगेन इंडिया का रोल क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, लगभग 5300 से ज्यादा इंडिया ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये थी पूरी न्यूज। अब इसमें से सवाल कौन सा आ सकता है? सवाल ये आ सकता है कि भाई इंडिया कितने लगभग लोगों को कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया का नंबर कौन सा है, 4th नंबर है। ठीक है, ये सारे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, और अवार्ड का नाम भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ये सारे सवाल फैक्चुअल क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है बेसिकली वो है मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट। मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो क्या है ये मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट, उसके बारे में हम लोग जो है वो थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेते हैं, क्या है ये। सो भाई, डिफेंस मिनिस्ट्री ने या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अप्रूव कर दिया है इंडिया का 5वीं जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट, और उसका नाम है एमका, द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, एमका। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट है क्या। मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट है क्या, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भैया पहली चीज तो आप ये समझ लो, गवर्नमेंट का मुख्य फोकस जो है वो है कि हिंदुस्तान के अंदर ही डिफेंस के इक्विपमेंट्स बने। अभी हम लोग अपने फाइटर जेट्स जो है वो बहुत से अलग अलग कंट्रीज से खरीदते हैं, आप लोगों ने रफेल वगैरह के बारे में सुना ही होगा। बट 5th जनरेशन जो ये फाइटर जेट है, ये क्या है? ये एक स्टेल्थ इनेबल्ड फाइटर जेट है जो कि डिजाइन किया गया है इंडिया की एयरफोर्स की एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। ये स्टेल्थ इनेबल्ड फाइटर जेट क्या होता है? स्टेल्थ इनेबल्ड फाइटर जेट का मतलब ये होता है कि इसको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। क्या होता है, कई बार जब हमारे फाइटर जेट हवा में उड़ रहे होते हैं ऐसा, तो रडार का यूज करके, कुछ कंट्रीज रडार का यूज करके पता लगा लेती हैं कि फाइटर जेट जो है वो कहां पर है, और उनको बेसिकली ट्रैक करके उनके ऊपर बम गिरा दिया जाता है। पर स्टेल्थ इनेबल्ड फाइटर जेट जो होता है, रडार वहां पर काम नहीं करती है, बहुत कम काम करती है। होता यह है कि जब रडार अपनी वेव्स भेजती है तो ये स्टेल्थ इनेबल्ड फाइटर जेट जो है वो उस वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वापस वेव आती ही नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नेक्स्ट इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो बनाया गया है। भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है। और जानते हैं इसके बारे में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो इन्वॉल्व थी बनाने में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑब्वियसली, क्योंकि पैसा इसी को देना है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी जो है वो इन्वॉल्व थी। इसके साथ साथ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL, ये 4 बॉडीज जो थी इन्वॉल्व थी इस फाइटर प्लेन को बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके की फीचर्स क्या है? पहला, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, पकड़ा जाना इसको बहुत मुश्किल है, पकड़ा जाना इसको बहुत मुश्किल है। ठीक है, एडवांस एवियोनिक्स विद इंटीग्रेटेड सेंटर्स एंड डेटा फ्यूजन। ठीक है, एडवांस फीचर्स यूज किए गए हैं, और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी जो है वो इसके साथ में है। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी बेसिकली इसका मतलब होता है कि ये फाइटर जेट साउंड से ज्यादा स्पीड पर उड़ सकते हैं, साउंड से ज्यादा स्पीड पर उड़ सकते हैं, और इनको आफ्टर बर्नर्स की भी जरूरत नहीं है। आफ्टर बर्नर्स क्या होते हैं? अगर आप कभी देखेंगे जेट्स के अंदर, तो पीछे जो है वो बेसिकली कुछ एक तरीके से सिलेंडर्स लगे होते हैं जो ज्यादा थ्रस्ट, ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड करवाते हैं जेट्स को, उनको बोलते हैं आफ्टर बर्नर्स। आफ्टर बर्नर्स की भी जरूरत नहीं है, और इसीलिए बोला जाता है इनको सुपर क्रूज कैपेबिलिटी वाले फाइटर जेट्स। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, मल्टी रोल कैपेबिलिटी है, एयर टू एयर, हवा से हवा में, हवा से ग्राउंड में, और सर्विलियंस मिशन के अंदर काम जो है वो उसको काम में लाया जाता है। ग्लोबली और कौन कौन से फाइटर जेट्स इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? तो F-22 रैप्टर जो कि यूएसए का काफी फेमस फाइटर जेट है, इसके साथ साथ F-35 लाइटनिंग II, ये भी यूएसए का एक बहुत फेमस फाइटर जेट है। सुखोई Su-57 रशिया का, और चेंडू J-20 चाइना का। ये सारे फाइटर जेट्स वही कैपेबिलिटी रखते हैं जो अभी मैंने आपको बताया 5th जनरेशन
फाइटर जेट के अंदर हैं, सारे के सारे वही कैपेबिलिटी बेसिकली रखते हैं, ठीक है। और बेसिकली इंडिया के अंदर ये पुराने जगुआर फ्लीट्स को रिप्लेस करेगा और तेजस और MRFA प्लेटफॉर्म्स के साथ बेसिकली उड़ेगा, ठीक है। यानी कि पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, पुरानी जो जगुआर फ्लीट्स हैं, उनको रिप्लेस करेगा ये 5th जनरेशन फाइटर जेट, और तेजस के साथ साथ जो है वो बेसिकली इसका कंपटीशन होगा, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली फीचर्स हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट के, जो कि भारत के अंदर बनाया गया है। और आज के करंट अफेयर्स जो है वो यहीं पर खत्म होते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली जाती हैं, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर कई बार इससे जुड़े हुए वन लाइनर क्वेश्चंस भी जो हैं वो आते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।